अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज न्यू लेक्चर के साथ मैं आपका होस्ट निसार भंडारी। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरे आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। इसकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे, वी विल लर्न। इसकी हिस्ट्री मैं थारोली बताऊंगा अपने टीचर्स को कि इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं। बिकॉज ऑफ के इस मेन डिवाइस, इसके अंदर एक सेंट्रल कंपोनेंट है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को असल में प्रोसेसिंग करता है। उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट, उनको कंट्रोल, उसको मॉनिटर, ओवरऑल जितनी भी प्रोसेसिंग होती है डेटा की विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज एक्चुअली डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर। सो इस दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिसको हम कहें, पूरे सिस्टम की जो जिसकी जान है, या इसको हम ऐसे भी कहें कि जो इसकी मेन पावर है, वो असल में ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सो दिस इज मी निसार भंडारी। आज हम इस लेक्चर को फर्दर डिस्कस करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस, the course is actually I have already shared with the teachers, that is a computer skill training course for the teachers। तो उसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो theoretical concepts के ऊपर है। सो ऐसा हम रिक्वेस्ट कि काफ़ी सारे टीचर्स जो न्यू हैं, जिनको नहीं पता मेरे चैनल का, तो उनको रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस और मेरे अपडेट्स मिलती रहें, और जितने भी मेरी ट्रेनिंग सेशंस हैं इन फ्यूचर उनके हवाले से सब डेटा आपको मिलती रहेगी। और इसको आप जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें विद द टीचिंग कम्युनिटी एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द इन दिस फील्ड, ताकि वो इन चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें इनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और लर्न कर सकते हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि ये मैसेज काफ़ी लोगों तक पहुँचे। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर हम डिफाइन करें कि इसको हम कहते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर देख लें ब्रेन है, तो वो ओवरऑल बॉडी फंक्शंस और प्रोसेसिंग जो है जितनी भी है वो ब्रेन के अंदर इंटरनली होती है। तो इसी तरह इसी प्रोसेसिंग, इसी कंपोनेंट यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। ये कॉमनली भी कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जितने भी प्रोसेसिंग होती है डेटा के ऊपर, वो सब की सब डेटा की प्रोसेसिंग विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंटरनल कंपोनेंट्स हों, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हों, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उन सब के साथ कम्युनिकेट करना, उन सब को कोऑर्डिनेट करना सिर्फ इसी एक ही कंपोनेंट का काम है, इसी यूनिट का काम है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। सो जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग है वो सब की सब इसी एक ही चिप के ऊपर बेस्ड है। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो सीपीयू, आई ऑलरेडी टोल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर टास्क होते हैं, आपके ऑपरेशन जो होते हैं, वो इंटरनली इसकी ओवरऑल प्रोसेसिंग जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो प्रोसेसर करता है। इसको हम लिटिल बिट हिस्ट्री में जाएंगे, इसकी डिफरेंट जो है वो जनरेशंस हैं उसको। और एक कमीशन में के अंदर भी मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर तो 1971 के अंदर इंटेल ने 4004 जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर दिया था। सो इसकी फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब तो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो इसकी क्या मीनिंग है। इट्स जस्ट इंट्रो ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इसके अंदर फिर जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर टास्क परफॉर्म होते हैं, उन सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज होता है। और विभिन्न जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती हैं, चाहे वो इनपुट से अगर डेटा आप सेंड कर रहे हैं तो इनपुट डिवाइस या डिस्प्ले के ऊपर, आउटपुट डिवाइसेस के साथ, या नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन के हवाले से, शेयरिंग के हवाले से, तो ओवरऑल जितने भी टास्क हैं, तो ये हमारा बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस परफॉर्म करता है। So it is very clear that it controls the operation of all parts of the computer systems, not only within the computer system। जो एक बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, सिर्फ उसी के साथ नहीं, बल्कि इसके साथ जितनी भी इंटरनल और आउट, जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड है, चाहे इनपुट हो या आउटपुट डिवाइसेस हो या नेटवर्क डिवाइसेस हैं,
तो इन सब की जितनी भी डाटा आ रही है और प्लस में वहाँ पे जा रही है, तो उसकी प्रोसेसिंग जो है या उन डिवाइसेस की कंट्रोलिंग, असल में ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूनिट है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, तो वो ही उसको प्रोसेस करता है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ माइक्रो वेरी स्मॉल एक चिप है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बनी हुई है। तो इसके अंदर इसको हम देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसका एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कम्प्लीटली बताया जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह डिज़ाइन है। जैसे फर्स्ट जॉन वॉन न्यूमन ने एक आर्किटेक्चर दिया था, जिसमें उसने डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए थे कि उसके बेसिक जितने भी हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, सो उसके अंदर 3 बेसिक उसके यूनिट्स हैं। उसके अंदर एक तो उसका मेन कंपोनेंट यूनिट जो है वो मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट कहलाता है। इट्स अ वेरी स्मॉल मेमोरी दैट इज विद इन द माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस, चिप के अंदर होती है। ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो आपने सुनते होंगे। तो दैट्स आल्सो कॉल्ड द मेमोरी यूनिट। इसके अलावा हमारे पास इसका एक और कंपोनेंट है जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। एंड थर्ड यूनिट कंपोनेंट या यूनिट कह लें, दैट इज अ कंट्रोल यूनिट। सो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं डायरेक्टली आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो चिप है दैट इज एक्चुअली ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये तीनों पार्ट्स ऐसे नहीं है कि अलग अलग है। मोस्टली लोग कहते हैं कि शायद ये अलग है, मेमोरी यूनिट बिल्कुल अलग से रखी गई है, जैसे हार्डवेयर हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं तो वो अलग है। इस तरह नहीं है, ये इन्हीं यूनिट्स के अंदर भी यूज होती है, दैट इज अ वेरी स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, और ये बिट्स के अंदर इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। तो ये जितने भी हैं यहाँ पे इंटरनली मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया भी है, तो वहाँ पे ये रजिस्टर्स के फॉर्म में होती है, और वहाँ पे बिट्स के फॉर्म में यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। सो ये जितने भी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स के अंदर जो डेटा आ रही है उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उन मेमोरी को बिल्कुल टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करने के लिए जो या प्रोसेसिंग करने के लिए जो हम डेटा वहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसको सेव करने के लिए, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे मेमोरीज है। तो वो बिल्कुल स्मॉल मेमोरी है, वो विद इन कंपोनेंट्स के अंदर भी यूज होती है। इस तरह नहीं कि सेपरेट मेमोरी है। तो इसी तरह आप देखें कैशे के टाइप्स आ जाते हैं, तो कुछ कैशे जो है वो इसकी टाइप्स जो है विद इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये इसीलिए भी फास्ट मेमोरी कहलाई जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड है। इसी तरह अगर हम रैम को कहें तो थोड़ा सा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो उससे नेक्स्ट लेवल में आ जाती है। कैशे को हम देखें तो कैशे की जो वो भी है वो बिसाइड दी माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनली इस चीज़ के अंदर यूज होती हैं। बाकी 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट है। दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, यूनिट्स कहते हैं हम इसको माइक्रो प्रोसेसर के। सो इसमें जितनी भी कंट्रोल्स ओवरऑल होते हैं इन यूनिट्स के बीच में कंट्रोलिंग करना, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सब को कंट्रोल करना, उनको मैसेजेस सेंड करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन करना, ये सारी ओवरऑल जितने भी हैं दैट इज एक्चुअली परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट। जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास, उनको इनकोड करना, डिकोड करना असल में कंट्रोल यूनिट का काम है, और उससे फैचिंग करके ये पता लगाना कि ये जो इंस्ट्रक्शंस आई है ये कहाँ के लिए है और इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किस यूनिट को ये सेंड करनी है। तो ये ओवरऑल काम है हमारे कंट्रोल यूनिट का काम है। सो इसको फर्दर हम एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट या पहले मेमोरी यूनिट को हम देख लें। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दिस स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस, हमारे पास जो भी कंप्यूटर के पास आती हैं इंस्ट्रक्शंस, स्मॉल डेटा आ जाती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जैसे हमारे पास आ जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन है कि 2+2 कि 2 डिजिट्स की जो है वो एडिशन करनी है। सो असल में ये डेटा असल में स्टोर कहाँ भी होगी प्रोसेसर के अंदर, तो इसको छोटी सी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी जो प्लस सिंबल है, ताकि इसको आइडेंटिफाई तो करें कि हम ये प्रोसेस, तो इसको सेफ होना लाजमी होगा प्रोसेसर के अंदर, तो इसीलिए वो मेमोरी असल में यूज की जाती है। सो दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर।
ठीक। तो when needed it is also known as internal storage. Already I have discussed कि ये internal storage है, within the microprocessor होती है और within the units ये आपके use होती है. It means कि it should be can be the part of the arithmetic and logical unit, or it can be the part of the control unit. ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को जब इनकोड और डिकोड करने के लिए, जाहिर सी बात है मेरे पास जब इंस्ट्रक्शन आएगी तो मैं उसी को डिकोड, तो वो इंस्ट्रक्शन मैं कहाँ पे स्टोर करूँ, तो वो स्टोर आपके असल में मेमोरी यूनिट के अंदर की जाती है. सो जितनी भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं या डेटा उसके साथ आती हैं, जैसे 2+2, तो 2 जो है वो डेटा है एंड प्लस जो है वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है कि इसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करें. तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास इंटरनली मेमोरीज रिक्वायर्ड होती हैं. सो इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी सेव करते हैं. इट स्टोर द रिजल्ट्स आर प्रोसेसिंग बिफोर एंड दीज रिजल्ट्स आर रिलीज्ड टू द आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है जी, तो ये भी होता है. And all input and output was outputs are transmitted through the main memory. तो ये यहाँ से जो है वो जब आपके पास इंटरनली डेटा आई तो पहले मेमोरी के अंदर रिजाइड किए, जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई तो भी वहाँ पे मेमोरी के अंदर, जब आउटपुट भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया 2+2 4 आ गया, तो अब उसको भी जब आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करेंगे तो वो भी असल में इसी मेमोरी यूनिट के अंदर से ही प्रोसेसिंग जो मेमोरी है डेटा वो पिक करके फाइनली वो आपकी शो होगी आउटपुट पे. सो ये असल में काम है मेमोरी को. तो ये बिल्कुल शॉर्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी है, विद इन दी माइक्रो प्रोसेसर होती है और ये टेम्पररी मेमोरी हम इसको यूज करते हैं ताकि आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर स्टोर कर सकें. इसके अलावा सेकंड जो कंपोनेंट है वो कंट्रोल यूनिट है. जैसे ब्रेन हमारे अंदर ओवरऑल पूरे हमारे सिस्टम को, बॉडी को कंट्रोल करता है. जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं, चाहे वो हमारे पास जितने भी ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, तो उनकी कंट्रोलिंग, उनको ओवरऑल जो है वो मॉनिटर, उसके अंदर कोऑर्डिनेशंस और उनकी जितनी भी हमारे बेस्ट प्रोसेसिंग होती है हमारे मेमोरी के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो ओवरऑल हमारा ब्रेन ही असल में कर रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो इसी तरह सेम लाइक दैट के कंट्रोल यूनिट जो है वही काम कर रहा है कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर does not carry out any actual data processing operations, but असल में it is responsible for controlling the transfer of data and instruction among the units of computer. मैंने वही कहा कि जैसे 2+2 हम देते हैं इंस्ट्रक्शन, एक सिंपल एग्जांपल है. तो अब ये कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, जब इसको डिकोड करेगा तो उसको ये आइडिया हो जाएगा, पहले उसको कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, फिर उसको जो है वो उसे डिकोड करके ये पता लगाएगा ये इंस्ट्रक्शन कहाँ मुझे भेजनी है और कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है. तो उसको ये आइडिया हो गया कि ये अर्थमेटिक की इंस्ट्रक्शन है तो मुझे ये अर्थमेटिक यूनिट को भेजनी है, तो वो सिर्फ वहीं पर ट्रांसफर करेगा या खुद वहां पे उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा. सो ये असल में काम है आपके कंट्रोल यूनिट का. जितने भी डेटा है विद इन इनपुट से लेके आउट प्रोसेसिंग तक, प्रोसेसिंग लेके आउटपुट तक, इनके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशंस हैं और ओवरऑल मैनेज कर रहा है ऑल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा कंट्रोल यूनिट करता है. ठीक है जी, चाहे वो डेटा लेके जाना, उनको डिफरेंट मैसेजेस सेंड करना, सम टाइम प्रोसेसिंग डिवाइस बिजी है तो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट मैसेज सेंड करेगा कि जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस बिजी है. इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट देम, डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. इट मीन्स कि जैसे ही मेमोरी हमारी रैम से जो डेटा आएगी उसको फेच करना, पिक करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना कि ये कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है, और फिर उसके ऊपर जो है वो उसको डायरेक्ट करना, भेजना किसी यूनिट को ताकि उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करे, फिर वो वापस आए, फिर उसको कहाँ पे भेजनी है. तो ये ओवरऑल चीज़ें जो है वो असल में कंट्रोल यूनिट कर रहा है. इसके अलावा मैंने ऑलरेडी डिस्कस के इट कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टोरेज. फिर ये जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड से आप की प्रेस करते हैं तो वो असल में आपकी डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है आपके कंट्रोल यूनिट से. इसी तरह जब डेटा प्रोसेस हो जाती है फिर रिजल्ट्स जो है आपको किसी प्रोसेसिंग डिवाइस के ऊपर आउटपुट डिवाइस पे भेजनी है, तो इसलिए भी उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनको सिग्नल भेजना, क्योंकि विद इन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी मैसेजिंग होती है, जैसे हम ह्यूमन बात करते हैं, वर्बल करते हैं, इशारों में करते हैं,
या डिफरेंट मोड्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के। तो इसी तरह विद इन डिवाइसेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है तो दैट इज थ्रू दी कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू होती है। ठीक है, इसके अंदर 3 तरह की बसेस होती हैं जो असल में कोई डेटा को लेके जा रही है, कोई डेटा के एड्रेस को लेके जा रही है, कोई कंट्रोल मैसेजेस लेके जा रहा है कि फॉर एग्जांपल प्रिंटर एक जो है वो बिजी है तो वो मैसेज सेंट्रल प्रोसेसिंग तक कैसे आएगा कि कंप्यूटर प्रिंटर इस टाइम पे बिजी है। तो असल में जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो उन्हीं चैनल्स के थ्रू जो है वो उन्हीं सिग्नल्स के थ्रू जो भेजी जा रही है। तो उनको जैसे कंट्रोल सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो वो कंट्रोल बस है इसके अंदर जिसके ऊपर ये असल में डेटा सिग्नल्स मूव करते हैं। इसी तरह विद इन कंपोनेंट्स जो है वो डेटा ट्रांसफर होती है तो वो डेटा बस के थ्रू जाती है। अब डेटा किस किस लोकेशन से आई है तो उसकी एड्रेस पर्टिकुलर सेव करना या मूव करना एड्रेस भी उसके साथ कि भाई ये डेटा इस मेमोरी के इस पार्ट से आई है ताकि वो भी याद रहे। तो उसकी एड्रेस जो है वो एड्रेस बसेस के थ्रू जाएगी। ये हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, मगर टिल दैट कि तो देखिए कंट्रोल यूनिट का ये पूरा ओवरऑल फंक्शन है कि जितने भी काम हैं वो ओवरऑल हमारा कंट्रोल यूनिट परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे डज नॉट प्रोसेस और स्टोर द डेटा, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट खुद के पास नहीं, बस इसका काम है इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उसको इंटरप्रेट करना, फिर उसको डायरेक्ट करना कि कहाँ पे कौन सा यूनिट जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो इसी तरह हमारे पास जो अर्थमेटिक थर्ड जो यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो हमारे पास ALU यूनिट कहलाया जाता है। ALU के अंदर 2 सेक्शंस आ जाते हैं, एक तो उसके अंदर वर्ड्स में से क्लियर है अर्थमेटिक, दूसरा लॉजिकल। तो एक अर्थमेटिक सेक्शन है उसके अंदर, फिर सेकंड जो उसके अंदर सेक्शन है वो लॉजिकल सेक्शंस हैं। सो अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर जितने भी हमारे मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, तो ये कॉम्प्लेक्स जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो असल में कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, वो अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हम सिंपली इसको देख लें। इसी तरह जो हमारे पास लॉजिकल सेक्शन है तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास लॉजिकल यूनिट्स फंक्शंस हैं, लॉजिकल हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास एंड और नॉट, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ट्रू फॉल्स के कुछ कंपेयरिंग वैल्यूज होते हैं कि मैं कहता हूँ कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 तो इसको हम A1 ग्रेड, तो लाइक दैट के जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ जाते हैं तो उनको हम असल में कहते हैं लॉजिकल सेक्शन कहते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। 2 चीजों को कंपेयर करना कि A जो है वो B के साथ बराबर है एंड B बराबर है C के, तो वहां पे एंड ऑपरेशन या और का जैसे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उनमें से चॉइस करें। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग के लिए हवाले से जितने भी डिसीजन मेकिंग हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं या सेक्शंस हैं तो वो ओवरऑल ऑपरेशंस असल में आपके लॉजिकल सेक्शंस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सो ये उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अगर हम रिव्यू कर लें तो इट्स वन ऑफ द बेसिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स ओवरऑल प्रोसेसिंग डन बाय दिस प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है जी, इसके 3 बेसिक यूनिट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, मेमोरी यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। सो दिस इज वेरी बिगनिंग इंट्रो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि असल में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है चीज़ क्या है, तो ये किस तरह असल में कोऑर्डिनेट कर रही है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, इसके अंदर मेमोरी यूनिट का काम क्या है, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट का काम क्या है एंड बाकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम क्या है। होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा एंड नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड अगर आप न्यू हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी करें और जो सजेशन देना चाहें, जो भी आपको कमेंट्स में लिखना है तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें और जितना हो सके इसको शेयर करें डिफरेंट फोरम्स पे ताकि बहुत सारे टीचर्स या मतलब जितने भी इस कोर्स से फ़ायदा ले सकें वो लें, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ तक काफ़ी लोगों तक ये मैसेज मेरा जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.